हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलरी चैप्टर। तो आज हम सैलरी के कुछ बेसिक पॉइंट्स समझेंगे, साथ ही साथ हम इसके अंदर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज सैलरी। तो सैलरी तो सबको पता है कि सैलरी क्या होती है। ये आपको मिलती है जब आप एक एम्प्लॉयर के नीचे काम करते हो। एक बेसिक अमाउंट ऑफ सैलरी जो होती है उसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी, और जो भी हमारे को फॉर द महंगाई के लिए एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है उसको हम बोलते हैं डीए, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। ओके, सो डियरेंस अलाउंसेस बोलते हैं इसको, विच इज़ योर बेसिक के साथ आपको जुड़ता है। तो ये जो है ये आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये दोनों ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सैलरी से रिलेटिंग बेसिक पॉइंट्स बता देती हूँ। तो सैलरी जो होती है या आपकी चाहे ड्यू हो चाहे वो रिसीट हो, ड्यू और रिसीट विच एवर इज़ योर अर्लियर पे चलती है। क्या चलती है? ड्यू या रिसीट हो विच एवर इज़ योर अर्लियर, मतलब जिस दिन आपको वो सैलरी ड्यू हुई, जिस दिन वो आपकी हुई और जिस दिन आपको वो रिसीव हुई, विच एवर इज़ योर अर्लियर, पर आपका सैलरी जो होगा वो क्या लग जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगी। वो सैलरी क्या हो जाएगी? सैलरी जो होगी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर इसके बाद हमको एडवांस सैलरी मिलती है और अरियर ऑफ सैलरी भी हो सकती है। एडवांस सैलरी होती है जब हमको अपने टाइम से पहले ही सैलरी मिल जाए, और अरियर ऑफ सैलरी कि अभी मुझको मिलनी है, मतलब मैं को मिलनी चाहिए थी बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम की वजह से मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे नहीं पाया है, अरियर हो चुके हैं, ड्यू है, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। तो आप इसे कब वो करेंगे? ऑब्वियसली आप इसे तभी करेंगे जब आपका अर्लियर होगा। तो एडवांस सैलरी जो होगी, या फिर आपको जब ड्यू होगा, विच एवर इज अर्लियर जब होगा, तभी आपका क्या होगा, वो टैक्सेबल हो सकती है। तो सैलरी चाहे आपको फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर से रिसीव हो सकती है। बहुत सारे एम्प्लॉयर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर होगा, आपके बहुत सारे एम्प्लॉयर हो सकते हैं। तो उसकी सैलरी कैसे आप टैक्सेबल करोगे? अलग अलग टैक्सेबल करोगे? नहीं, इन सबको कंबाइन करके क्या होता है, फिर आपका क्या लगता है, टैक्सेबल होती है। सैलरी फ्रॉम द पास्ट हो, प्रेजेंट हो या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हो, तो आपको सबको इकट्ठी करनी है और फिर उसके ऊपर टैक्सेबल करना है। बस आपकी एक चीज़ के अंदर सैलरी टैक्सेबल नहीं होती, जब आप सरेंडर कर देते हो अपनी सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी के अंदर बोला जाता है कि अगर आपने अपनी सैलरी को सरेंडर कर दिया है, किसको सरेंडर कर दिया? ऑब्वियसली टू द गवर्नमेंट को। तो जब हमने पूरी की पूरी सैलरी गवर्नमेंट को ही सरेंडर कर दी है, तो उस केस के अंदर मैं उसका कुछ पार्ट देके क्या ही करूँगी, टैक्स का कुछ पार्ट देके क्या ही करूँगी, तो इसलिए इसके अंदर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि हम पूरी सैलरी किसको दे देते हैं, अपने गवर्नमेंट को दे देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें फॉर द एमपीज और एमएलएज की, तो जो जैसे कि आपको पता है कि एमपीज होते हैं और एमएलएज होते हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होती है। इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। ठीक है। देन अगर सैलरी ऑफ अ जज की बात करें, तो सैलरी जो रिसीव होती है ना जज को, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभार इससे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसा है नहीं कि हमेशा पॉइंट्स आते हैं, बहुत ही रेयर पॉइंट्स है ये जो आपको देखने को मिलेंगे, बट येस ये आपके इसके अंदर कवर है तो मुझे कराना पड़ेगा आपको। तो जज जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो हमारे जज लोग होते हैं वो, उनको जो सैलरी होती है वो हमारे टैक्सेबल सैलरी होती है अंडर द हेड ऑफ द सैलरी। देखो, सैलरी के लिए सबसे पहले एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो जज के केस के अंदर ये प्रैक्टिकेबल पॉसिबल है, बट इन द केस ऑफ एमएलएस ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो फॉर द बेसिक ऑफ द सैलरी इज कि आपका सबसे पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मान लो कि आपको गवर्नमेंट है, ठीक है, द गवर्नमेंट है और उसने क्या है, उसका ऑफन इंडियन एम्प्लॉयज़ है, तो मतलब कोई आपकी गवर्नमेंट है और उसका क्या है, आपका एक इंडियन एम्प्लॉय है
जो कि इंडियन सिटीज़न ही है। ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इंडिया का ही रहने वाला है तो इंडिया का ही सिटीज़न होगा, है ना। वो सर्विसेज दे रहा है किसको, ये अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, किसी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। तो अगर ये कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बंदा है, इंडियन सिटीज़न है, सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि या जो उसकी सैलरी रिसीव होगी यहाँ से फॉरेन कंपनी से, इसको जो सैलरी रिसीव होगी, क्या वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल है या फिर फॉरेन करेंसी के अंदर टैक्सेबल है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने क्या सोचा। तो जो भी आपको सैलरी रिसीव होती है इन द फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, वो आपकी डीम्ड टू अक्रूल और अराइज इन इंडिया ही मानी जाती है। तो मतलब कि वो क्या होगी, वो आपकी इंडिया के अंदर ही मानी जाएगी एज अ टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। सो या फिर आपको कोई भी अलाउंसेस मिलता है, अलाउंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ। अलाउंसेस लाइक का थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिया जाता है, थोड़ी सी आपको खुशी दी जाती है, तो इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। तो अलाउंसेस मान लो कि सम अमाउंट ऑफ मनी आपको दिया जाता है, जो कि ज़रूरी नहीं है मनी, बट अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो अलाउंसेस जो होता है वो मिले आपको दूसरी कंट्रीज से, या फिर आपको कोई भी परक्विजिट्स मिलता है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। तो वो भी होता है, वो अलाउड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया आर टू बी एक्सक्लूड फ्रॉम द टोटल इनकम से। तो जो भी आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं परक्विजिट पेड और अलाउड बाय द गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया आर टू बी एक्सक्लूड फ्रॉम द टोटल इनकम। अगर गवर्नमेंट से आपको रिसीव होता है, देखिए अगर आप इंडिया के हो और इंडिया में दे रहे हो तब तो चलो ठीक है, मान लिया जाएगा। फॉरेन कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आप इंडिया के बंदे हो, तो जो भी आपको अलाउंसेस और परक्विजिट मिल रहा है, जो भी आपको गवर्नमेंट, तो वो आउटसाइड कर दी जाएगी। मतलब कि आपको सैलरी जो है वो तो आपकी यहाँ पे टैक्सेबल होगी, बट कुछ भी अलाउंसेस और कुछ भी परक्विजिट होगा वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम योर टोटल इनकम से। समझ रहे हो आप, टोटल इनकम से क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा ना। आपको पता होगा एडवांस सैलरीज क्या होती है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होती है। देखिए जब भी आपको एडवांस सैलरी मिलती है तब तो हम ये लगाते हैं कि चलो ठीक है, ये हमको सैलरी जो है वो एडवांस मिल गई है। बट अगर आपको अमाउंट लिखा हुआ है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी नो अबाउट दिस पॉइंट, एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो ये जो होते हैं ये आपके लिए क्या होता है, ये एक लोन अमाउंट होता है। क्या होता है ये आपके लिए, कि लोन अमाउंट होता है, कि आपको एडवांस के बदले में सैलरी दी गई है। मतलब कि आपको क्या है, ये लोन है, ठीक है, जो कि कैन नॉट बी ब्रॉट टू अ टैक्स एज अ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, जो कि आपकी टैक्सेबल सैलरी नहीं कहलाई जाएगी, बट ये आपके लिए क्या माना जाएगा, एज अ लोन माना जाएगा। एंड देन अरियर ऑफ सैलरीज क्या होती है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि अरियर्स ऑफ सैलरी होती है कि आपको वो सैलरी रिसीव होनी है, आपको वो सैलरी रिसीव नहीं हुई है बट आपको अभी होनी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन इसके बाद मैं आपको आगे बात करती हूँ कि आपको एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर क्या करना है। सो मान लो कि आपको अल्टीमेटली पूरे चैप्टर का सार मैं आपको इतने से बॉक्स में दे दूँगी। आपको सबसे पहले लिखनी है इसमें जितनी भी आपकी टैक्सेबल सैलरी जितनी होती है वो लिख देनी है। इस सैलरी के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपकी बेसिक सैलरी आएगी, आपका बोनस आ सकता है, इसमें कमीशन फीस आ सकती है, आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ सकते हैं, और भी बहुत कुछ आ सकता है। इसके अंदर आप इसके अंदर क्या लिखोगे, टैक्सेबल अलाउंसेस को भी आप ऐड कर लोगे, जो कि आपके टैक्सेबल ही होगी। आप इसके अंदर टैक्सेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी ऐड कर लोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉफिट मिलता है इन ल्यू ऑफ सैलरी, इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि आपको सैलरी के बदले में प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो उस केस के अंदर भी वो अमाउंट आप यहाँ पे क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। देन इन सारी चीज़ों को आपको करना है ऐड, फिर आपके पास आ जाएगी अच्छी खासी ग्रॉस सैलरी। अब आपके पास ग्रॉस सैलरी तो आ गई है, बट आपको इसको देख कर खुश नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर से आपके आते हैं कुछ डिडक्शन। क्या आते हैं डिडक्शन, इसके अंदर आपको 3 टाइप्स के डिडक्शन रिसीव होंगे, विच इज़ योर स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक होता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, क्या होता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, और एक होता है आपका प्रोफेशनल या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स,
ठीक है। तो ये क्या होता है आपका ग्रॉस सैलरी में से 3 तरीके के डिडक्शंस। अभी बस आपको थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली में क्या है ये। मैं अभी आपको ये बोल नहीं रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ होंगी, देयर आर सम चेंजेस, बट अभी के लिए आप इतना कर लो कि ग्रॉस सैलरी लेनी है। ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके उसमें से आपको लेस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इन सबको माइनस करने के बाद ही आपके पास क्या आएगी, एक टैक्सेबल सैलरी आएगी। सो दिस इज योर टैक्सेबल सैलरी। तो ये क्या होती है, आपकी टैक्सेबल सैलरी आती है। अब ये जो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी है ना, इसके ऊपर आपको टैक्स भरना है टू द गवर्नमेंट को। आई थिंक ये आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अलाउंसेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ टैक्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ेंगे, परक्विजिट्स पढ़ेंगे, और ये ही हमारा पूरा सार है पूरे चैप्टर का। सो लेट्स कम, और मैं आपको पढ़ाती हूँ सबसे पहले अलाउंसेस के बारे में। तो आज हम ज़्यादा अलाउंसेस नहीं करेंगे क्योंकि मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचूंगी। तो अलाउंसेस जो होंगे वो आपके, आज मैं जस्ट बेसिक अलाउंसेस आपको कराऊंगी। तो चलिए मैं आपको अलाउंसेस दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अलाउंसेस की। तो हमारे पास देयर आर द सेवरल नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज विच इज़ योर फुल्ली टैक्सेबल एम्प्लॉयज, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, और ऑफिशियल अलाउंसेस हो सकते हैं, पर्सनल अलाउंसेस हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस की और ऑफिशियल अलाउंसेस की। पर्सनल अलाउंसेस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जिसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट है, तो इसलिए हम पहले ये तीनों कवर कर लेते हैं। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर क्या आता है आपका, लेट जस्ट गो। देखिए, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, मान लो कि आपको आपकी जो एम्प्लॉयर है वो दे रहा है अलाउंसेस, ठीक है। आपका एम्प्लॉयर है वो दे रहा है 50,000 रुपये का अलाउंसेस, वो अलाउंसेस दे रहा है आपको 50,000 का। अभी 50,000 का ना, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा, मतलब इसके अंदर से आपको कोई अमाउंट लेस करके टैक्स नहीं भरना, इस पूरे अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस होते हैं जिसके ऊपर आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक और आपको हर जगह दिखने वाला विच इज़ योर डियरेंस अलाउंसेस या फिर डियरेंस पे। तो ये वाला जो अलाउंसेस होता है, अगर आपका कोई महंगाई आ जाती है, राइज हो जाते हैं किसी भी लेवल ऑफ इकोनॉमी के अंदर, तो ये आपको तब दिए जाते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर द CCA की, CCA जो है वो बात करता है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस। ये वाला जो अलाउंसेस होता है, ये आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो देते हैं कि अगर किसी बिग सिटीज़ के अंदर पोस्टेड कर दिए जाते हो, आपका प्रमोशन कर दिया गया है और वहाँ पे सेटल अप होने के लिए आपको ये अलाउंसेस मिलता है। जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई के अंदर, बिग सिटीज़ के अंदर यू आर बीन पोस्टेड। देन उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं विच इज़ योर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस एज इट्स नेम्स इज कॉल, कि आपको मेडिकल के लिए ही ये प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, सारा मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है उसकी एम्प्लॉय का या फिर उसकी फैमिली का। तो फैमिली के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं आपके मदर, योर फादर, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रंस एंड योर डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर, ठीक है। ये होते हैं आपके फैमिली के अंदर इंक्लूडेड।
देन इसके बाद अगर आपको लंच या फिर टिफ़िन अलाउंसेस मिलता है, कभी कभार बड़ी बड़ी कंपनीज ना अपने एम्प्लॉयर्स के लिए टिफ़िन्स का अरेंजमेंट कराती है, बफे लगवाती है कि ऐसी ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी आपको अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि आपको लेके आता है फुल्ली टैक्सेबल होता है। ऐसा नहीं कि वो आपको फुल फ्री में दे रहे हैं, बट येस आपकी जो सैलरी है उसमें से एक्स्ट्रा आपको देते हैं, लेकिन वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये आपके लिए खर्चा है एक तरीके से, मान लो कि एक तरीके से बेनिफिट भी, एक तरीके से खर्चा भी है, क्योंकि आपको अलाउंसेस मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है ना ऐसे बफे में खाने के लिए, बट उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो तरीके का एक हो जाता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें फॉर द वार्डन अलाउंसेस की, वार्डन अलाउंसेस ये वो अलाउंसेस होते हैं जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दिए जाते हैं फॉर वर्किंग एज अ वार्डन ऑफ द हॉस्टल या फिर प्रोटोकॉल इन द इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपके वार्डन्स होते हैं इन द इंस्टीट्यूशन के अंदर, बाहर बॉडी गार्ड खड़े रहते हैं, साफ सफाई करने के लिए एक मेड रखी जाती है, तो वो सारे जो वार्डन्स होते हैं उनको ये अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि होता है फुल्ली टैक्सेबल। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। ओके, सो ये वाले जो अलाउंसेस होते हैं ये नॉर्मली उन प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, जैसे कि मेडिकल हो गए, डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, एंड आर बैंड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिसेस। मतलब कि इन लोगों को, जैसे कि मान लो कि आपने एक अपना बहुत ही अच्छा बिजनेस गली में मतलब बनाया है, गली है उसके अंदर आपने बनाया अपना बिजनेस, लेट से छोले भटूरों का, वो आपने खोल लिया। अब आपके ही घर के आगे, आपके ही दुकान के आगे किसी और बंदे ने छोले भटूरे की दुकान खोल ली। अब आपको चढ़ के गुस्सा, तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे कि ले भाई ये कुछ पैसे रख और तू इस एरिया के अंदर ना दिख मत जाइए मुझे, कि मतलब इस एरिया के अंदर तू यहाँ पे छोले भटूरे नहीं बेचेगा। तो ये होता है नॉन कंपेंसेटरी अलाउंसेस, वो कंपेटिंग अलाउंसेस होता है, वो सॉरी नॉन कंपेंसेटरी नहीं, वो कंपेटिंग अलाउंसेस होता है। बट इसके अंदर क्या है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस के अंदर क्या है कि आप एक मेडिकल हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो कि गवर्नमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, और गवर्नमेंट ने ही आपको बैन कर दिया है फॉर डूइंग द प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए। आप एक डॉक्टर हो, आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो आपको ऊपर बैन कर देगा कि भाई तो अपना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल सकता। तो वो क्या होता है, शुड बी कंपेंसेट किया जाता है, जिसको हम कंपेंसेटिंग एम्प्लॉयज की ना, कंपेंसेट कंपेटिंग नहीं सॉरी कंपेंसेट, मुझे याद सा नहीं आ रहा था, कंपेंसेटिंग अलाउंसेस होगा वो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस क्या होता है, कि कहीं पे आपको एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर को आपने मना किया है फॉर डूइंग हिट सर्विसेज, आपने उसको बैन कर दिया, तो उसके लिए क्या दिया जाता है, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर द ओवर टाइम अलाउंसेस, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो आपको क्या दिया जाएगा, ओवर टाइम अलाउंसेस दिया जाएगा। देन डेप्यूटेशन अलाउंसेस होते हैं जो कि आपको फॉर द परमानेंट प्लेस ऑफ सर्विसेज टू सम प्लेसेस के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेप्यूटेशन अलाउंसेस। देन उसके बाद और भी अदर अलाउंसेस होते हैं एज पर द बेसिस ऑफ कंपनीज टू कंपनीज, ये दिए जाते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे कंपनीज के अंदर दिए जाते हैं, कोई कंपनी देती है, कोई कंपनी नहीं देती है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करें विच इज़ योर फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की, तो इसके अंदर भी आपके कुछ अलाउंसेस आते हैं, जैसे कि योर फॉरेन हो गया, फॉरेन अलाउंसेस हो गए, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होगा, बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट। आपको बाहर से कोई अलाउंसेस मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अगर आपको अलाउंसेस मिल रहा है बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस को, तो वो भी क्या होता है, आपका एग्जेम्प्ट होता है। और आपको अगर सम टेम्परेरी अलाउंसेस मिले जाते हैं, ये भी आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही मिलते हैं, वो भी आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। एंड देन उसके बाद अगर आपको अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ से मिलते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो बाकी के जो है, और मैं आपको बताती हूँ विच इज़ योर ऑफिशियल अलाउंसेस। ये हमारे पास थर्ड टाइप का अलाउंसेस है, विच इज़ योर ऑफिशियल अलाउंसेस। ठीक है,
सो ये एक ऐसे एम्प्लॉयज ऐसे अलाउंसेस है जो एग्जेम्प्ट तो होगा। जैसे मान लो कि आपको 50,000 रुपये का अलाउंसेस मिला है, इसमें से आपने 25,000 रुपये खर्च कर दी हैं और बाकी के बच्चे 25,000 रुपये वो आपके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ये आपके लिए क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। लेट से ऐसे मान के भी चल सकते हो कि आपको 50,000 रुपये दिए ट्रैवलिंग के लिए कि भाई तेरे को यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट होना और तेरा इसमें ट्रैवलिंग के अंदर 50,000 रुपये खर्चा हो गया, सॉरी 50,000 रुपये तुझे मिला, तो 50,000 रुपये तो मिला है, इसमें से खर्च कितना हुआ है, 25,000 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा। मतलब जितना खर्चा करोगे उतना क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो आपका बैलेंस बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर आपके पास आते हैं एक तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कि अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर जा रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा, आपका जितना आपने खर्च करा उतना एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। आपको डेली अलाउंसेस मिलते हैं। डेली अलाउंसेस के अंदर आपके पास आते हैं जैसे कि अगर आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो, किसी ट्रांसफ़र हो रहा है आपके साथ, या फिर आप कोई डेली चार्जेस आपको दिए जा रहे हैं, बस की चार्जेस के लिए आपको दिए जा रहे हैं, तो वो हो गया। देन उसके बाद हमारे पास होता है कन्वेंसेस अलाउंसेस। ये हमारे पास अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो कि टू मीट एक्सपेंडिचर कन्वीनियंसेस के लिए, कि आप अगर कन्वीनियंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑफिस अगर आप कर रहे हो तो आपके कन्वीनियंस के लिए कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास हो जाता है हेल्पर अलाउंसेस। हेल्पर अलाउंसेस वो होते हैं जो कि आपके ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अंदर हेल्प करते हैं वो। एंड एकेडमिक और यूनिफॉर्म अलाउंसेस क्या होते हैं, एकेडमिक और यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ठीक है। तो ये सारे तरीके के आपके अलाउंसेस होते हैं कि जितना आपने खर्च करा उतना क्या होगा, आपका एग्जेम्प्ट होगा, और जितना आपने बच गया वो आपके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो इट्स बेटर कि आप सारा का सारा खर्च ही कर दो, ठीक है। तो ये सारे अलाउंसेस थे इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बात रहेंगी याद करने की, देखिए आपको याद हो जाएंगे, डोंट टेक टेंशन, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे। और मैं आपकी थोड़ा सा ट्रिक भी डिस्कस कर सकती हूँ, जैसे कि आप ऑफिशियल अलाउंसेस का कैसे कर सकते हैं कि मैं रोज़ ट्रैवलिंग करती हूँ, डेली मैं ट्रैवलिंग करती हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ अपने एकेडमिक लाइफ और यूनिफॉर्म तरीके से चलने के लिए। तो इस तरीके से आप कुछ भी निमोनिक बना सकते हो ताकि आपको हेल्प हो सकता है। एंड येस, आपको ये सारे जो अलाउंसेस है ये आपको एज अ सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको है ना कॉम्बाइन के अंदर इसको देखने को मिलेंगे। सो फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच, एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम आपको सैलरीज के बारे में और भी बहुत कुछ अच्छा बताएंगे। सो लेट्स गो।